मेरा नाम रानी है और यह कहानी मेरी जिंदगी के उस मोड़ की है जिसने मुझे जवानी की गहराई से बदल दिया। जब मैं छोटी थी तो जीवन एक खूबसूरत ख्वाब जैसा था। किताबों में खो जाना, दोस्तों के साथ हंसी मजाक करना और हर पल को जीने की आदत मेरी पहचान थी। मेरी सबसे करीबी दोस्त सीमा हमेशा मुझे समझाती थी, रानी, दुनिया बहुत बड़ी है, हर किसी पर भरोसा मत किया कर। लेकिन मैं उसकी बातों को अक्सर हंसी में उड़ा देती। मुझे खुले विचारों वाली लड़की कहा जाता था। मैं जिंदगी को अपने तरीके से जीने में विश्वास रखती थी। यही वजह थी कि मेरी मुस्कान और उत्साह हर किसी को आकर्षित करती। लेकिन शायद मेरी मासूमियत और स्वतंत्रता कुछ लोगों को गलत संदेश दे जाती। वो दिन जिसने सब कुछ बदल दिया। एक दिन मैं कॉलेज जा रही थी। वो एक ठंडी सर्दियों की सुबह थी और सूरज की हल्की रोशनी मेरे चेहरे पर पड़ रही थी। मेरी दुनिया में सब कुछ सामान्य लग रहा था, जब तक कि मैंने महसूस नहीं किया कि कोई मुझे लगातार देख रहा है। वो एक लड़का था, दिखने में साधारण, लेकिन आंखों में एक अजीब सा जादू। उसकी आंखों में न जाने क्या था जो मुझे पल भर के लिए थमा सा गया। उसने मुझसे कुछ कहा नहीं, लेकिन उसकी मौजूदगी मुझे महसूस हो रही थी। अगले दिन उसी रास्ते पर वो फिर दिखा। इस बार उसने मुस्कुराकर हेलो कहा। मुझे लगा शायद यह एक सामान्य सी बात है, लेकिन न जाने क्यों उसकी मुस्कान मेरे दिल में हलचल मचा गई। उसका नाम आदित्य था। धीरे धीरे हमारी मुलाकातें बढ़ने लगीं। वो मुझसे बहुत अलग था, गंभीर, समझदार और हर चीज को गहराई से समझने वाला। उसके साथ वक्त बिताते हुए मैंने जाना कि दुनिया सिर्फ दिखावे और शोर शराबे की नहीं होती, बल्कि इसमें भावनाओं और रिश्तों की अहमियत भी होती है। आदित्य ने मुझे वो सिखाया जो मैंने कभी नहीं सोचा था, अपने सपनों की कद्र करना और खुद से प्यार करना। उसके साथ हर पल एक नया एहसास लेकर आता। उसने मुझे कभी किसी गलत या असहज स्थिति में नहीं डाला। उस दिन का एहसास अभी भी मेरी यादों में ताज़ा है। पापा रोज मुझे कॉलेज छोड़ने जाते थे, लेकिन उस दिन घर का माहौल थोड़ा अलग था। माँ कुछ घबराई हुई थीं। उन्होंने मेरी ओर चिंतित नजरों से देखा और कहा, बेटी, तू अकेली कैसे जाएगी? मुझे डर लग रहा है। मैंने उनकी चिंता कम करने के लिए मुस्कुराते हुए कहा, माँ, अब मैं बड़ी हो गई हूँ, सब संभाल लूंगी, तू फिक्र मत कर। कैब बुक हो चुकी थी और मैं मन ही मन एक अजीब सा आत्मविश्वास महसूस कर रही थी। बैग उठाकर मैं कैब में बैठ गई। पहली बार खुद से कॉलेज जाने का अनुभव एक नई तरह की आजादी जैसा लग रहा था। लेकिन जैसे ही मैं कैब में बैठी, एक हल्की सी असहजता मेरे मन में घर करने लगी। ड्राइवर की सीट के पास वाली जगह खाली थी और ना जाने क्यों मैंने सोचा कि वहां बैठना ज्यादा सही रहेगा। मैं आगे जाकर बैठ गई। उस दिन मैंने अपनी पसंदीदा छोटी स्कर्ट पहनी हुई थी। खुद पर थोड़ा गर्व महसूस हो रहा था, लेकिन जब मैंने ड्राइवर की निगाहें महसूस की तो मेरे अंदर कुछ बदल गया। वो निगाहें अजीब थीं, जैसे किसी ने मेरे पैरों पर अपनी नजरें जमा दी हों। मेरे अंदर हल्की बेचैनी पैदा हुई, लेकिन उसी पल एक अजीब सा एहसास भी हुआ। मैं समझ नहीं पा रही थी कि वो मुझ पर ध्यान दे रहा है या सिर्फ मुझे देख रहा है। मैंने ड्राइवर से मजाकिया लहजे में कहा, भैया, जल्दी कॉलेज पहुंचा देना। जिस तरह तुम गाड़ी चलाते हुए मुझे देख रहे हो, कहीं एक्सीडेंट न हो जाए। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस हल्की मुस्कान के साथ गाड़ी चलाता रहा। मैंने माहौल को हल्का करने के लिए बैग से किताब निकाली और पढ़ने लगी, पर मन कहीं और भटक रहा था। कुछ देर बाद मेरे अंदर एक बेचैनी फिर से जाग उठी। मैं सड़क की ओर देखने लगी। अब तक तो मुझे कॉलेज पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन रास्ता अनजाना लगने लगा। भैया, ये किस रास्ते पर ले जा रहे हो? मैंने सवाल किया। मेरी आवाज में हल्का सा डर और घबराहट झलक रही थी। ड्राइवर ने मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो मुझे और भी परेशान कर गया। मैंने तुरंत अपने फोन की तरफ देखा, लेकिन हाथ कांप रहे थे। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे सब कुछ रुक गया हो। जैसे ही मैंने बाहर देखा, मेरा दिल धक धक करने लगा। यह सड़क मेरे कॉलेज के रास्ते की नहीं थी। घबराते हुए मैंने ड्राइवर से पूछा, भैया, ये कहाँ ले जा रहे हो? उसने हल्की आवाज में कहा, मैडम, सामने वाली सड़क पर बहुत ट्रैफिक था, इसलिए शॉर्टकट ले लिया। बस 10 मिनट में कॉलेज पहुंच जाएंगे, आप फिक्र मत करें। मैंने राहत की सांस ली और सोचा
कि शायद मैं बेवजह परेशान हो रही हूँ। फिर किताब उठाई और पढ़ने का नाटक करने लगी, लेकिन मेरा मन अब भी बेचैन था। 10 मिनट बीत गए और गाड़ी अचानक रुक गई। मैंने सोचा कि शायद कॉलेज आ गया। जल्दी जल्दी उतरने के लिए दरवाज़ा खोला, लेकिन जैसे ही बाहर कदम रखा, मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। ये तो कोई सुनसान जगह थी। दूर दूर तक न कोई इमारत थी, न कोई इंसान। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने घबराते हुए ड्राइवर से कहा, भैया, ये कहाँ ले आए हो? यहाँ तो कोई कॉलेज नहीं है। ड्राइवर ने मेरी ओर बिना देखे गाड़ी स्टार्ट की और वहाँ से चला गया। उसने पैसे तक नहीं लिए। अब मैं अकेली उस वीरान जगह में खड़ी थी। डर ने मेरे पैरों को जकड़ लिया था। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं और कहाँ जाऊं। तभी दूर से एक गाड़ी आती दिखी। मैंने तुरंत हाथ दिया और गाड़ी मेरे पास रुक गई। एक हैंडसम सा लड़का उतरा। उसकी आंखों में आश्चर्य और चिंता का मिश्रण था। वह पास आकर बोला, तुम यहाँ इस सुनसान जगह पर अकेली क्या कर रही हो? मैंने अपनी पूरी कहानी बताई। पहले तो वह चौंक गया, फिर उसकी आंखों में हल्का सा शक उभर आया। शायद उसने सोचा कि मैं कोई चाल चल रही हूँ। मैंने फौरन अपना कॉलेज आईडी कार्ड निकाला और उसे दिखाते हुए कहा, प्लीज़ मुझे मेरे कॉलेज तक छोड़ दीजिए। कुछ पल की खामोशी के बाद उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ठीक है मैडम, आइए, मैं आपको आपके कॉलेज तक छोड़ देता हूँ। उसकी गाड़ी में बैठते हुए मैंने राहत की सांस ली। वह गाड़ी चलाने लगा और धीरे से बोला, वैसे मैडम, आप बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन आपको ऐसी जगहों पर अकेले नहीं जाना चाहिए। उसकी बात सुनकर मैं हल्का सा मुस्कुराई और कहा, खूबसूरती तो नज़र का खेल है। वैसे आप भी कम स्मार्ट नहीं हैं। हम दोनों हंसने लगे। माहौल हल्का हो गया और डर कहीं गायब हो गया। उसकी बातों में एक अपनापन था। उस सफ़र के कुछ ही मिनटों में अजनबीपन की दीवार ढह गई। वह बोला, वैसे तुम्हारे कॉलेज के रास्ते मुझे अच्छे से पता नहीं है, शायद तुम्हें थोड़ा गाइड करना पड़े। मैंने हंसते हुए कहा, ठीक है, लेकिन ये मत सोचना कि मैं तुम्हारे बहाने साथ ज़्यादा समय बिताना चाहती हूँ। उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, काश ऐसा होता। उस सफ़र में जो बातों का सिलसिला शुरू हुआ, वह शायद हमेशा के लिए यादगार बन गया। वह सिर्फ एक सफ़र नहीं था, वह एक शुरुआत थी, शायद एक नई कहानी की। खूबसूरत लड़कियों का अकेले आना अक्सर सुरक्षित नहीं होता, उसने कहा। उसकी आवाज़ में चिंता और सुरक्षा का एक गहरा एहसास था। इस शब्दों को सुनते ही मेरे शरीर में एक अजीब सा एहसास हुआ। दिल की धड़कन तेज हो गई और मैं थोड़ा घबराई। वह मुझे देखकर बोला, तुम्हें यह समझने की ज़रूरत है कि एक लड़की का अकेला रहना कहीं ना कहीं खतरे में डाल सकता है। यह ख्याल हमें हमेशा सतर्क रखता है। मैं उसकी बातों में गहरी चिंताएं महसूस कर रही थी और अचानक उसने कहा, मैं तुम्हें जिंदगी का एक अलग अनुभव देना चाहता हूँ, एक ऐसा पल जिसे तुम कभी नहीं भूल सको। मेरे मन में सवाल उठे और मैं घबराते हुए बोली, तुम क्या कह रहे हो? मैं समझ नहीं पा रही हूँ। वह हंसते हुए बोला, तुम समझ जाओगी समय के साथ। फिर उसने गाड़ी को एक सुनसान रास्ते की ओर मोड़ लिया। तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? मैंने डरते हुए पूछा। ये तो मेरे कॉलेज का रास्ता नहीं है, उसने एक हल्की मुस्कान के साथ कहा। आज कॉलेज जाने की जल्दी क्यों है? कभी कभी जिंदगी को भी एक नए नजरिए से देखना चाहिए। आज तुम मेरे साथ कुछ अलग अनुभव करोगी। मेरे हाथ पैर सर्द होने लगे, लेकिन वह बोला, डरो मत, यह अनुभव तुम्हारे लिए होगा। कुछ पल चुप्पी में रहने के बाद मैंने हिम्मत जुटाते हुए कहा, तुम मेरी सुरक्षा का ख्याल रखना। उसने गंभीरता से कहा, तुम्हें पता है, तुम जैसी खूबसूरत और आत्मविश्वासी लड़की को देखना अच्छा लगता है, पर तुम अकेले यात्रा करती हो और बहुत से लोग तुम पर ध्यान देते हैं। कभी यह सोचा है कि तुम्हारी हंसी और आत्मविश्वास किस तरह दूसरों को प्रभावित करता है? मैं चुप रही। उसकी बातों में एक गहरी समझ और चिंता छुपी हुई थी। वह बोला, मैंने तुम्हें हमेशा देखा है, तुम कैसे लोगों से हंसते हंसते मिलती हो, कैसे हर जगह अपनी मुस्कान से सबको खुश कर देती हो। मैं यही चाहता था कि तुमसे यह बात करूं। मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई। तुम सही कह रहे हो, मैंने धीरे से कहा। मैं अपनी दुनिया में खोई रहती हूँ, लेकिन मुझे अब एहसास हो रहा है कि मेरे आसपास जो लोग हैं वे कितने महत्वपूर्ण हैं। उसने गाड़ी धीमे से रोकी और कहा,
हमेशा याद रखना, तुम्हारी सुरक्षा सबसे पहले है। हर किसी को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। तुम न सिर्फ खुद की बल्कि दूसरों की भी प्रेरणा हो। हम दोनों ने एक दूसरे को देखा और उस क्षण में सब कुछ स्पष्ट था। उस दिन हमारे बीच एक नया विश्वास और समझ का रिश्ता बन गया, जो आगे की यात्रा में हमें मजबूत बनाएगा। गाड़ी धीमे धीमे चलती रही और माहौल में एक अजीब सी चुप्पी थी। उसकी बातों में एक गहरी चिंता थी, लेकिन उसकी आंखों में एक सहज सुकून भी था। मैंने महसूस किया कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, मैं भी उस सुकून को महसूस करने लगी। उसकी मौजूदगी में एक अलग ही खिंचाव था, जो पहले कभी नहीं महसूस हुआ था। तुम्हें कभी नहीं लगता कि हम जो रोज करते हैं, वह सब कुछ कभी एक नई राह पर चलकर देखना चाहिए? उसने अचानक पूछा। उसकी आवाज में कुछ ऐसा था जो मुझे भीतर तक छू गया। मैंने थोड़ा सोचा और फिर धीरे से कहा, हाँ, कभी कभी लगता है कि हम एक ही रास्ते पर चलते चलते थक जाते हैं, लेकिन फिर भी उस रास्ते को छोड़ने का मन नहीं करता, क्योंकि वही रास्ता हमें जानता है, समझता है। उसकी आंखों में एक गहरी चमक आई। उसने गाड़ी को एक सुनसान जगह पर रोक दिया और फिर मेरी ओर देखा। तुम्हारे शब्दों में बहुत गहरी सच्चाई है, लेकिन क्या तुम यह महसूस करती हो कि कभी कभी हमें अपने जिंदगी के रास्ते को खुद ही चुनने का अधिकार होना चाहिए? मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। क्या वह मुझे कुछ और कहना चाहता था? क्या वह उस नए रास्ते की बात कर रहा था जहां मुझे उसके साथ जाने का ख्याल था? क्या तुम मुझे समझ पाई? उसने मेरी ओर देखा, जैसे वह चाहता हो कि मैं उसके दिल की बात समझूं। हाँ, मैंने धीरे से कहा, लेकिन कभी कभी डर भी होता है। डर ये सोचकर कि अगर हम नए रास्ते पर चल पड़े तो क्या होगा? क्या वह रास्ता हमें सही दिशा दिखाएगा? उसने एक हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, डर ही हमें मजबूत बनाता है, और अगर हम डर के बिना आगे बढ़ते हैं तो हम जिंदगी के असली रंगों को कभी नहीं देख पाते। मैंने उसकी बातों को दिल से महसूस किया। उसकी सोच ने मुझे कुछ नया सोचने की प्रेरणा दी। वह मेरे लिए सिर्फ एक अनजान शख्स नहीं था, बल्कि वह एक ऐसा इंसान बन चुका था जो मेरे अंदर की खामोशियों को समझने लगा था। उसकी मुस्कान में एक गर्माहट थी, जैसे वह जानता था कि मैं अब उस रास्ते पर चलने के लिए तैयार हूं जो उसने मेरे लिए चुना था। क्या तुम मेरे साथ चलोगी? उसने मेरे चेहरे को ध्यान से देखा और उसके सवाल में एक गहरी उम्मीद थी, एक विश्वास कि मैं उसकी बातों को समझ रही थी। मेरे मन में कई सवाल थे, लेकिन उस वक्त कुछ और ही महसूस हो रहा था। एक अजीब सा खिंचाव, एक गहरी ललक, जैसे मैंने अपनी जिंदगी की पहली बार सही दिशा पाली हो। मैंने उसे देखा और धीरे से कहा, हाँ, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। उसने मेरी ओर देखा और फिर गाड़ी को स्टार्ट किया। रास्ता अब अजनबी नहीं लगता था। वह अब मुझे महसूस करा रहा था कि हम दोनों की राहें एक दूसरे से जुड़ी हैं और यह सफ़र एक नई शुरुआत है। हम दोनों के बीच अब खामोशी नहीं थी, बल्कि एक समझ और गहरी भावनाएं थीं। गाड़ी के भीतर जैसे हमारी दुनिया एक साथ घुल गई थी। वह धीरे धीरे मुझसे बात करता रहा, मेरी आंखों में एक अलग सा ताजगी और गहराई देख रहा था। तुम हमेशा इतनी आत्मविश्वासी और मजबूत रहती हो, उसने कहा, लेकिन मैं जानता हूं कि तुम्हारे भीतर एक कोमल दिल भी है जो कभी खुद को ज्यादा नहीं दिखाता। मैं उसकी बातों को सुनते हुए हल्की सी मुस्कुराई। तुम भी बहुत समझदार हो और यह शायद तुम्हारी सबसे बड़ी खूबसूरती है। गाड़ी अब एक खुले और सुनसान रास्ते पर चल रही थी और मैंने महसूस किया कि आज वह दिन था जब हम दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे थे। हमारे बीच जो खामोश लम्हे थे, अब वो शब्दों में तब्दील हो चुके थे। उसकी आंखों में एक एहसास था और मेरे दिल में एक हल्की सी धड़कन, जैसे हमने एक दूसरे के दिलों को सही मायनों में महसूस किया हो। हम दोनों चुप रहे, लेकिन वह चुप्पी अब कुछ खास थी, सिर्फ हम दोनों के बीच, एक ऐसी चुप्पी जो शब्दों से कहीं अधिक गहरी थी। इस कहानी से हमें एक महत्वपूर्ण जीवन का संदेश मिलता है। सच्ची यात्रा वह नहीं होती जो हम भौतिक रूप से तय करते हैं, बल्कि वह होती है जो हम अपने भीतर करते हैं। जब हम जीवन के रास्ते पर अकेले चलते हैं तो हमें अक्सर डर और अनिश्चितता का सामना करना पड़ता है, लेकिन जब हम अपने डर का सामना करते हैं और नए रास्ते को अपनाने की हिम्मत जुटाते हैं, तब हमें जीवन की असली खूबसूरती और सच्चाई का एहसास होता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि अपने डर को अपनाकर और सच्ची समझ
और प्यार से किसी रिश्ते को निभाते हुए हम न केवल अपनी राह पा सकते हैं, बल्कि दूसरों के साथ भी गहरे संबंध बना सकते हैं। हमारे आसपास के लोग हमारी हंसी, हमारी मुस्कान और हमारी आत्मविश्वास से प्रेरित होकर हम दूसरों को जीवन में बेहतर दिशा दे सकते हैं। इसी तरह जीवन में हर कदम पर हमें यह याद रखना चाहिए कि हमारी सबसे बड़ी यात्रा खुद को समझने और दूसरों के साथ जुड़ने की होती है। इस स्टोरी से हमें यह भी समझने को मिलता है कि सच्चे रिश्ते वह हैं जो हमें आत्मा से जुड़ने का एहसास कराते हैं, और जब हम किसी के साथ होते हैं तो हम दोनों का दिल एक ही दिशा में धड़कता है। यही वो कड़ी है जो हमें सच्चे प्रेम, समझ और भरोसे की ओर ले जाती है। अपने डर से आगे बढ़ें और जिनसे आप प्यार करते हैं उनके साथ हर सफर का हिस्सा बने। अपनी यात्रा का आनंद लें, क्योंकि वही यात्रा आपको अपने असली आत्म के पास ले जाती है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद। ये कहानी भोला नाम के एक 18 साल के लड़के की है जो अभी 11वीं क्लास में पढ़ाई कर रहा था। दोस्तों, कहानी को लास्ट तक सुनिएगा, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है कि कैसे भोला अपनी भाभी को उसके मैके ले जाते समय कैसे बीच जंगल में दोनों लोग दुपट्टा बिछाकर खेलते हैं, क्योंकि रास्ते में ही मूड जाता है। भाभी अभी नई और जवान भी थी। भोला एक सीधा सादा और मेहनती लड़का था। कुछ समय पहले उसके बड़े भाई मोहन की शादी हुई थी। शादी के बाद मोहन काम की तलाश में दूसरे शहर चला गया और उसकी पत्नी घर पर अकेली रह गई। दिन बीतते गए और अकेलेपन की वजह से भाभी कुछ उदास रहने लगीं। एक दिन भाभी ने भोला से कहा, देवर जी, मुझे मायके जाना है, क्या तुम मुझे छोड़ने चलोगे? भोला, जो हमेशा अपने परिवार का ध्यान रखता था, तुरंत मान गया। भाभी को बाइक पर बैठाकर भोला उनके मायके की ओर निकल पड़ा। रास्ता सुनसान था और चारों तरफ घने जंगल थे। आधे रास्ते पर भाभी ने अचानक कहा, भोला, बाइक यहीं रोक दो, मुझे थोड़ी देर के लिए कुछ काम है। भोला ने भाभी की बात मानी और बाइक रोक दी। भाभी उसे लेकर जंगल की एक तरफ जाने लगीं। भोला को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन उसने सवाल नहीं किया। जब वे झाड़ियों के पास पहुंचे तो भाभी ने धीरे से कहा, यहाँ मेरी एक पुरानी चीज गिरी थी, मैं इसे ढूंढने आई हूँ। भोला को ये बात अजीब लगी, लेकिन उसने उनकी मदद करने का फैसला किया। जैसे ही वे झाड़ियों में कुछ ढूंढने लगे, अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर भोला के होश उड़ गए। क्या था वह रहस्य? क्यों भाभी ने जंगल में रुकने के लिए कहा था? दोस्तों, इस सस्पेंस का खुलासा जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि आगे जो होगा वह आपको हैरान कर देगा। ये कहानी है बिहार के एक छोटे से गांव की, जहां 2 भाई रहा करते थे। बड़े भाई का नाम मोहन था, जिसकी उम्र करीब 28 साल थी। वह दिल्ली में रहकर एक कंपनी में नौकरी करता था और अच्छा पैसा कमाता था। छोटा भाई भोला, जिसकी उम्र करीब 18 साल थी, गांव में ही रहता था। वह घर के छोटे मोटे काम संभालता और अपनी थोड़ी बहुत जमीन पर खेती करता। मोहन अपने छोटे भाई भोला की हर जरूरत का ध्यान रखता। वह दिल्ली से पैसे भेजता, जिनमें से भोला कुछ पैसे खेती किसानी में लगाता और बाकी अपनी जरूरतों के लिए रखता। एक दिन की बात है, भोला के मामा अचानक उसके घर आते हैं। भोला मामा का स्वागत करता है। चाय नाश्ता करते हुए वे आपस में बातें करने लगते हैं। तभी मामा गंभीर होकर कहते हैं, भोला, तुम्हारा भाई मोहन अब जवान हो गया है, उसकी शादी के बारे में सोचना चाहिए। मैंने एक लड़की देखी है, पास के गांव की रहने वाली है, बहुत सुंदर, पढ़ी लिखी और समझदार है। मुझे लगता है वह मोहन के लिए बिल्कुल सही रहेगी। भोला थोड़ी झिझकते हुए कहता है, मामा जी, मैं तो छोटा हूँ, इन बातों की ज्यादा समझ नहीं है। आप ही बड़े हैं, अगर आपको लगता है कि ये सही है तो आप बात आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आगे क्या हुआ? क्या मोहन इस रिश्ते के लिए तैयार हुआ? क्या भोला और उसके मामा की योजना सफल रही? या फिर इस कहानी में कोई ऐसा मोड़ आया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी? असली सच्चाई जानने के लिए देखिए हमारी पूरी कहानी। यह कहानी है 2 भाइयों और उनके मामा की, जो एक साधारण गांव में रहते थे। बड़े भाई मोहन 28 साल का दिल्ली में काम करता था और छोटा भाई भोला 18 साल का गांव में घर और खेती संभालता था। कहानी तब मोड़ लेती है जब भोला के मामा अचानक उससे मिलने आते हैं।
बातचीत के दौरान मामा गंभीर स्वर में कहते हैं, भोला, तुम्हारा भाई अब शादी के लायक हो गया है। मैंने पास के गांव में एक लड़की देखी है। वह सुंदर, पढ़ी लिखी और समझदार है। मोहन के लिए बिल्कुल सही रहेगी। भोला थोड़ा झिझकते हुए कहता है, मामा जी, ये तो बड़े भैया का मामला है, आप उनसे ही बात कीजिए। मामा तुरंत मोहन को फोन लगाते हैं और अपना प्रस्ताव रखते हैं। मोहन हंसते हुए जवाब देता है, मामा जी, अगर आपको लगता है कि यह सही है तो आप लड़की वालों से बात कर सकते हैं। मुझे आपकी पसंद पर भरोसा है। कहानी आगे बढ़ती है। मामा तुरंत लड़की के माता पिता से मिलने जाते हैं। लड़की का नाम अंजू है, 24 साल की, और गांव में अपनी सादगी और समझदारी के लिए जानी जाती है। मामा अंजू के परिवार से मोहन की तारीफ करते हैं। मेरा भांजा दिल्ली में नौकरी करता है और अच्छा कमाता है। वह बेहद समझदार और जिम्मेदार है। लड़की के माता पिता इस रिश्ते में दिलचस्पी दिखाते हैं और कहते हैं, पहले हम आपके भांजे से मिलना चाहेंगे। अगर हमें वह पसंद आए तो बात आगे बढ़ाएंगे। मामा तुरंत मोहन को फोन करके बुलाते हैं। मोहन अपने काम से छुट्टी लेकर घर आ जाता है। अब वह और मामा अंजू के घर जाने की तैयारी करते हैं। लेकिन क्या अंजू और उसके परिवार को मोहन पसंद आएगा? क्या यह रिश्ता बिना किसी रुकावट के तय हो जाएगा, या फिर इस कहानी में कुछ ऐसा होगा जो सभी को चौंका देगा? इस सस्पेंस का खुलासा जानने के लिए हमारी पूरी कहानी जरूर देखें। अगले भाग में हम आपको बताएंगे कि इस रिश्ते का अंजाम क्या हुआ। चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें। दोस्तों, ये कहानी आगे बढ़ती है जब मोहन और अंजू का रिश्ता तय हो जाता है। लड़की वालों को मोहन का स्वभाव और काम पसंद आता है और वे इस रिश्ते को खुशी खुशी स्वीकार कर लेते हैं। शादी का दिन। 2 महीने बाद वह खास दिन आता है जब मोहन दूल्हा बनता है और बारात लेकर अंजू के घर पहुंचता है। शादी का माहौल खुशनुमा होता है। बारातियों का स्वागत धूमधाम से किया जाता है। फिर मोहन और अंजू की शादी पूरे रीति रिवाजों के साथ हो जाती है। अंजू मोहन की दुल्हन बनकर उसके घर आती है। पहली रात जब मोहन अपनी पत्नी के कमरे में जाता है और उसका घूंघट उठाता है तो वह उसकी खूबसूरती देखकर मंत्रमुग्ध हो जाता है। दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हैं, अपने जीवन के अनुभव साझा करते हैं और धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आते हैं। 1 महीने का सुखद समय बीत जाता है। इसी बीच एक दिन मोहन को कंपनी से फोन आता है। फोन पर उसका मैनेजर कहता है, मोहन, कंपनी में एक जरूरी काम आ गया है, तुम्हें तुरंत वापस आना होगा। अगर तुम नहीं आए तो तुम्हारी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। मोहन यह बात अंजू को बताता है। वह थोड़ा चिंता में पड़ जाता है, लेकिन अंजू समझदारी से जवाब देती है, अगर कंपनी ने अर्जेंट बुलाया है तो तुम्हें जाना चाहिए। काम सबसे जरूरी है, मैं यहाँ सब संभाल लूंगी। मोहन अपनी पत्नी की बात से सहमत होकर अपना सामान पैक करता है और अगले दिन दिल्ली की ओर रवाना हो जाता है। लेकिन दिल्ली जाने के बाद क्या मोहन का काम आसानी से पूरा हो गया? क्या अंजू ने अकेले अपने नए घर को संभाल लिया, या फिर इस कहानी में कोई ऐसा मोड़ आने वाला है जो इन दोनों के जीवन को बदल कर रख देगा? इस सस्पेंस का जवाब जानने के लिए जुड़े रहिए और पूरी कहानी देखें। अगले भाग में आपको यह जानने को मिलेगा कि आगे क्या हुआ। दोस्तों, ये कहानी एक दिलचस्प मोड़ लेती है। जब मोहन अपने काम के सिलसिले में दिल्ली चला जाता है तो अंजू को उसके बिना कुछ दिन अकेलापन महसूस होने लगता है। एक दिन भोला अपनी भाभी अंजू से कहता है, भाभी जी, आप इतनी उदास क्यों हो? क्या बात है? क्या आपको भैया की याद आ रही है? अंजू मुस्कुराते हुए कहती है, नहीं देवर जी, ऐसा कुछ नहीं है। भैया से मेरी रोज बात होती है, सब कुछ ठीक है। समय बीतता है और 1 महीने बाद अंजू के मायके से एक फोन आता है। फोन पर बताया जाता है कि अंजू की माँ की तबीयत अचानक खराब हो गई है और उसे अपनी माँ के पास जाना होगा। अंजू तुरंत भोला से कहती है, देवर जी, मेरी माँ की तबीयत खराब हो गई है, मुझे वहाँ जाना है, क्या आप मेरे साथ चलेंगे? भोला बिना किसी हिचकिचाहट के कहता है, भाभी जी, बिल्कुल, मैं आपको लेकर चलता हूँ। भोला अपनी भाभी अंजू को बाइक पर बैठाकर उसकी माँ के घर की ओर रवाना हो जाता है। रास्ते में एक होटल पड़ता है और भोला बाइक रोकते हुए कहता है, भाभी जी, मुझे थोड़ा भूख लग रही है, क्यों ना हम यहाँ रुककर थोड़ा नाश्ता करें, फिर आराम से चलेंगे। अंजू हंसते हुए कहती है,
ठीक है देवर जी, थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। ये दोनों होटल के अंदर जाते हैं और एक टेबल पर बैठकर नाश्ता करते हैं। भोला 2 समोसे मंगवाता है और दोनों साथ में नाश्ता करते हैं। फिर वे अपनी यात्रा जारी रखते हैं। लेकिन क्या अंजू की माँ की तबीयत सच में खराब थी या फिर इसके पीछे कोई गहरी वजह थी? क्या अंजू और भोला के बीच इस सफर में कुछ ऐसा घटने वाला था जो पूरी कहानी का रुख बदल दे? इस सस्पेंस को जानने के लिए जुड़े रहिए। हम आपको बताएंगे कि आगे क्या हुआ। जब और थोड़ी दूरी पर ये दोनों पहुंचते हैं तो रास्ते में एक सुनसान जंगल आता है। चारों ओर झाड़ियां होती हैं। अब अंजू अपने देवर भोला से कहती है कि देवर जी, तुम बाइक यहीं पर रोक लो, मुझे थोड़ी देर के लिए यहाँ पर काम है। अब भोला अपने मन में सोचता है, इन झाड़ियों में भाभी को आखिर क्या काम हो सकता है? फिर भी वह बाइक रोक लेता है। अंजू नीचे उतर जाती है और भोला से पूछता है, भाभी जी, तुम्हें अचानक यहाँ क्या काम हो सकता है? अंजू जवाब देती है, देवर जी, मुझे इन झाड़ियों के बीच में थोड़ा सा काम है, हम दोनों को वहां जाना होगा। भोला अंजू की बात मान जाता है और दोनों वहां पर चलते हैं। थोड़ी देर बाद भोला अंजू से फिर पूछता है, भाभी जी, यहाँ तुम्हें क्या काम करना है? अंजू समझाते हुए कहती है, देवर जी, मैं बस तुमसे कुछ बातें करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ थोड़ा समय बिताओ। भोला अब समझ जाता है और दोनों एक दूसरे के साथ कुछ वक्त बिताते हैं। थोड़ी देर बाद वे दोनों थक कर बैठ जाते हैं और फिर भोला अपनी भाभी को लेकर उसकी माँ के घर चला जाता है। अंजू अपनी बीमार माँ को देखकर चिंतित हो जाती है और कहती है, माँ, तुम समय पर दवाई नहीं ले रही हो, तुम समय पर खाना नहीं खा रही हो, इसीलिए तुम बीमार हो रही हो। फिर वह अपनी माँ से कहती है, मैं तुमसे मिलने के लिए आई हूँ, लेकिन ज्यादा समय नहीं रुक सकती क्योंकि मुझे कल सुबह अपने ससुराल जाना होगा। उसकी माँ कहती है, ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, तुम यहाँ तक आई हो, मेरे लिए यही काफी है। अगले दिन सुबह भोला अपनी भाभी को बाइक पर बैठाकर घर वापस चला जाता है। अंजू ने भोला से जो समय बिताया उसमें वह खुश थी और यह एक सामान्य रिश्ते का हिस्सा था जहां दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताते थे। अब दोनों नियमित रूप से एक दूसरे से संवाद करते थे और एक दूसरे की मदद करते थे। समय के साथ अंजू ने एक बच्चे को जन्म दिया। मोहन, जो दिल्ली से वापस घर आ गया था, अपनी पत्नी के साथ रहने लगा। जीवन में कई बार लोग अपनी इच्छाओं और जरूरतों के लिए अन्य लोगों से सहायता लेते हैं। अंजू ने अपनी कठिनाइयों को हल करने के लिए अपनी मदद के लिए अपने परिवार के सदस्य का सहारा लिया। हालांकि यह स्थिति जटिल थी और उसे अपने जीवन में जिम्मेदारियों को समझने की आवश्यकता थी। मोहन अपने बच्चे से बहुत प्यार करता था और उसने उसे अपना बच्चा समझा। हालांकि वह यह भी जानता था कि जीवन में चीजें कभी-कभी उम्मीद के मुताबिक नहीं होती। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें अपने कार्यों के परिणामों के बारे में सोच समझकर निर्णय लेने चाहिए। परिवार और रिश्तों को सशक्त बनाने के लिए प्यार, विश्वास और जिम्मेदारी बहुत महत्वपूर्ण है। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपको किसी भी तरह से परेशानी में डालना नहीं है, बल्कि यह जागरूकता प्रदान करना है कि हर एक कदम और निर्णय के पीछे जिम्मेदारी होती है। हमें अपने जीवन और रिश्तों में हमेशा सावधानी बरतनी चाहिए। धन्यवाद और दोस्तों, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। हम फिर एक नई कहानी के साथ मिलेंगे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज की कहानी बहुत ही अच्छी है। नेहा, एक 18 साल की जिंदा दिल लड़की, अपने छोटे से गांव में रहती थी। वह 12वीं कक्षा की छात्रा थी, लेकिन पढ़ाई लिखाई में उसका मन नहीं लगता था। नेहा के पिता का सपना था कि उनकी बेटी एक सरकारी अफसर बने और उनका नाम रोशन करे। वह उसे पढ़ाई में प्रोत्साहित करते, लेकिन नेहा का झुकाव कुछ और ही था। नेहा अपने दोस्तों के साथ मस्ती करने, खेल कूद में वक्त बिताने और गांव की गलियों में बेफिक्र दौड़ने में ज्यादा खुश रहती थी। उसकी यह आदत और खासकर लड़कों जैसे कपड़े पहनना उसके माता पिता को परेशान करता था। वे उसे बार बार समझाने की कोशिश करते कि वह लड़की है और उसे समाज के अनुसार व्यवहार करना चाहिए। नेहा, लड़कियों जैसे कपड़े पहनो, ये लड़कों के बीच खेल कूद करना बंद करो, तुम्हें पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, तुम्हारा भविष्य इससे खराब हो जाएगा, उसकी माँ रोज समझाती। लेकिन नेहा, अपने मन की मालिक, उनकी बातों पर ध्यान नहीं देती।
एक दिन नेहा के पिता का गुस्सा अपने चरम पर पहुंच गया। उन्होंने गुस्से में कह दिया, तुम लड़की नहीं हो नेहा, तुम्हारी हरकतें देखकर लगता है तुम एक किन्नर हो। लड़कों के साथ खेल कूद और उनका जैसा व्यवहार करना ही तुम्हें अच्छा लगता है। पिता की इस बात ने नेहा के दिल को गहराई तक चोट पहुंचाई। वह रात भर रोती रही। पहली बार उसे महसूस हुआ कि उसके अपने पिता भी उसकी पहचान पर सवाल उठा रहे हैं। उस रात नेहा ने एक फैसला किया। उसने ठान लिया कि वह अपने पिता को गलत साबित करके रहेगी। उसने अपनी जिंदगी को एक नई दिशा देने की ठानी। अगले दिन से ही नेहा ने अपने दोस्तों से दूरी बना ली और अपने पढ़ाई में पूरी लगन से जुट गई। शुरुआत में सबने उसकी बातों को मजाक में लिया। उसके दोस्तों ने ताना मारा, अरे नेहा अब पढ़ाई करेगी, ये तो नामुमकिन है। लेकिन नेहा ने किसी की परवाह नहीं की। नेहा सुबह जल्दी उठती, घंटों पढ़ाई करती और अपने सपनों को पाने के लिए मेहनत करती। कई बार वह थक जाती, लेकिन उसके पिता की कही वह कड़वी बात उसे हर बार नई ऊर्जा देती। सालों की मेहनत के बाद नेहा ने वह कर दिखाया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। उसने सिविल सर्विस परीक्षा पास कर ली और एक बड़ी सरकारी अफसर बन गई। उसके पिता की आंखों में गर्व के आंसू थे। एक दिन जब नेहा ने अपने पिता से कहा, पापा, आपने मुझे किन्नर कहा था, लेकिन वही बात मेरी ताकत बन गई। आज मैं जो कुछ भी हूं, उसमें आपकी बातों का बड़ा हाथ है। तो उसके पिता भावुक हो गए। उन्होंने नेहा को गले लगाते हुए कहा, बेटा, तुमने हमें गर्व महसूस करवाया है। मुझसे गलती हुई थी, लेकिन तुमने मुझे गलत साबित कर दिया। ये कहानी मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव की है, जहां एक साधारण सा परिवार रहता था। परिवार में 4 सदस्य थे। पिता रघुवीर, जो मेहनती किसान थे, उनकी पत्नी सुशीला, एक समर्पित गृहिणी, और उनके 2 बच्चे, बड़ी बेटी नेहा और उसका छोटा भाई अंशु। नेहा 18 साल की थी और 12वीं कक्षा में पढ़ रही थी। उसके पिता का सपना था कि वह अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर एक सम्मानित सरकारी अफसर बनाए। उन्होंने अपने जीवन की हर छोटी बड़ी खुशी को ताक पर रखकर यह सपना देखा था। लेकिन नेहा का मन पढ़ाई में नहीं लगता था। उसके हर विषय में नंबर कम आते थे और वह बार बार असफलताओं का सामना करती थी। नेहा का स्वभाव उसके माता पिता के लिए हमेशा चिंता का विषय रहा। वह लड़कों की तरह कपड़े पहनती, उन्हीं के साथ खेलती और उन्हें अपना साथी मानती। गांव के लोग और समाज के पुराने विचार रखने वाले लोग नेहा के इस व्यवहार को टेढ़ी नजरों से देखते थे। नेहा के माता पिता को यह सब सहन करना पड़ता, लेकिन वे उसे बार बार समझाने की कोशिश करते। सुशीला अक्सर नेहा को प्यार से समझाती, बेटी, तुम लड़की हो, समाज लड़कियों से एक अलग उम्मीद रखता है, तुम्हें लड़कियों की तरह रहना चाहिए। लेकिन नेहा का जवाब हमेशा वही होता, माँ, मैं जैसे हूँ वैसे ही खुश हूँ, मैं खुद को बदलना नहीं चाहती। नेहा के इस स्वभाव के पीछे एक छुपा हुआ दर्द था, जिसे शायद किसी ने महसूस नहीं किया। वह समाज की उन बेड़ियों से आजाद रहना चाहती थी जो लड़कियों को सीमित कर देती हैं। नेहा अपने तरीके से जीने की चाह रखती थी, लेकिन अपने पिता के सपने और समाज के दबाव के बीच वह अक्सर खुद को टूटा हुआ महसूस करती। एक दिन रघुवीर ने नेहा से कहा, बेटी, तुम्हारे माता पिता होने के नाते हमने तुम्हारे लिए सपने देखे हैं, लेकिन अगर तुम वही करना चाहती हो जो तुम्हारा दिल कहता है, तो हम तुम्हें रोकेंगे नहीं। बस इतना ध्यान रखना कि तुम्हारे फैसले तुम्हारे भविष्य को बर्बाद न करें। ये सुनकर नेहा की आंखों में आंसू आ गए। उसने पहली बार महसूस किया कि उसके पिता के सपनों के पीछे उनका कितना प्यार और त्याग छिपा है। उसने ठान लिया कि वह पढ़ाई में मेहनत करेगी, लेकिन अपने असली स्वभाव को नहीं बदलेगी। नेहा ने धीरे धीरे पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू किया। अपने माता पिता की उम्मीदों को पूरा करने और अपनी पहचान को बनाए रखने की इस जद्दोजहद ने उसे और मजबूत बना दिया। मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में नेहा के परिवार पर समाज का दबाव दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। नेहा के माता पिता उसकी हरकतों से चिंतित थे। उनकी बेटी का व्यवहार, लड़कों जैसे कपड़े पहनना और उन्हीं के साथ खेलना गांव वालों की चर्चा का विषय बन चुका था। एक दिन नेहा के पिता रघुवीर और मां सुशीला ने फैसला किया कि नेहा को डॉक्टर के पास ले जाया जाए। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसकी मानसिक स्थिति ठीक न हो। जब डॉक्टर ने नेहा का पूरा चेकअप किया तो उन्होंने कहा, आपकी बेटी पूरी तरह से स्वस्थ है, ये कोई बीमारी नहीं है, बस उसका व्यक्तित्व है।
उसे समझने की कोशिश कीजिए। डॉक्टर की यह बात सुनकर माता पिता थोड़ा आश्वस्त हुए, लेकिन गांव वालों की तीखी टिप्पणियां लगातार उनकी आत्मा को छलनी करती रहीं। लोग कहते, आपकी बेटी तो लड़कों के साथ रहती है, वह लड़की नहीं, किन्नर जैसी है। इन शब्दों ने रघुवीर और सुशीला को भीतर तक हिला दिया। समाज के इस ताने और दबाव ने रघुवीर का धैर्य तोड़ दिया। एक दिन जब नेहा अपने दोस्तों के साथ खेलकर घर लौटी तो रघुवीर गुस्से से भर उठे। उन्होंने नेहा को डांटा और कहा, मुझे तो लगता है तुम लड़की नहीं हो, तुम किन्नर हो, इसलिए तुम लड़कों जैसे कपड़े पहनती हो और उन्हीं के साथ रहती हो। नेहा के लिए यह शब्द किसी तीर की तरह थे। उसने अपने पिता की आंखों में जो निराशा देखी, उसने उसकी आत्मा को झकझोर दिया। आंसुओं से भरी आंखों और कांपती आवाज में नेहा ने जवाब दिया, पिताजी, आप सोचते हैं कि मैं किन्नर हूं, लेकिन मैं आपको एक दिन साबित करके दिखाऊंगी कि मैं किन्नर नहीं, बल्कि आपकी उम्मीदों पर खरी उतरने वाली एक बेटी हूं। उस रात नेहा पूरी तरह टूट चुकी थी। वह अकेले बैठकर सोचने लगी कि क्या वह सच में गलत है, क्या उसका व्यवहार उसके माता पिता और समाज के लिए बोझ बन गया है। लेकिन फिर उसने अपने अंदर एक नई ऊर्जा महसूस की। उसने ठान लिया कि वह अपने तरीके से अपनी पहचान बनाएगी और अपने माता पिता को गर्व महसूस कराएगी। नेहा ने खुद को बदलने की कोशिश नहीं की, बल्कि अपनी सोच और मेहनत को बदल दिया। उसने पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करना शुरू किया। अब उसका हर कदम उसके माता पिता के सपनों और समाज की धारणाओं को चुनौती देने के लिए था। नेहा अपने माता पिता के शब्दों से आहत थी, लेकिन उसने हार मानने के बजाय एक निर्णय लिया। उसने अपने मन में ठान लिया कि वह उन्हें दिखाएगी कि वह एक लड़की है और अपनी पहचान और सामर्थ्य को साबित करेगी। दिन बीतते गए। दिवाली का त्योहार आ पहुंचा। गांव में हर जगह रोशनी, पटाखों की आवाज और खुशियों का माहौल था। हर कोई त्योहार की तैयारियों में व्यस्त था, लेकिन इस खुशी के माहौल में नेहा के दिल में कुछ और ही चल रहा था। दिवाली की रात, जब पूरा परिवार त्योहार में व्यस्त था, नेहा अपने कमरे में चली गई। उसकी माँ सुशीला उसे बुलाने के लिए कमरे में गईं, लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, नेहा वहां नहीं थी। कमरे का खालीपन देखकर सुशीला का दिल जोर से धड़कने लगा। नेहा, नेहा, कहाँ गई ये लड़की? सुशीला पूरे घर में नेहा को ढूंढने लगी, लेकिन नेहा कहीं नहीं मिली। घबराई हुई सुशीला ने अपने पति रघुवीर को बताया, नेहा घर में नहीं है, मैंने हर जगह देख लिया। रघुवीर के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। वह तुरंत गांव के उन लड़कों के पास गए जिनके साथ नेहा अक्सर खेला करती थी। उन्होंने हर किसी से पूछा, क्या तुमने नेहा को देखा है? लेकिन सभी का जवाब एक ही था, नहीं चाचा, हमने नेहा को नहीं देखा। नेहा का कोई पता नहीं चलने पर परिवार पर घबराहट का साया छा गया। वे रात भर जागते रहे, उम्मीद करते रहे कि नेहा कहीं आसपास ही होगी और सुबह तक लौट आएगी। लेकिन सुबह हो गई और नेहा का कोई सुराग नहीं मिला। रघुवीर ने सुबह के उजाले में गांव में फिर से नेहा की तलाश शुरू की। उन्होंने हर चौखट पर जाकर पूछा, लेकिन नेहा का कहीं अता पता नहीं था। सुशीला की आंखों में आंसू थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनकी बेटी कहाँ चली गई और क्यों। अब यह चिंता सिर्फ माता पिता तक सीमित नहीं रही। गांव के लोग भी नेहा की खोज में शामिल हो गए। हर किसी के मन में सवाल था, नेहा कहाँ गई होगी? क्या उसने कुछ गलत कदम उठाया, या फिर वह किसी अनजान जगह पर चली गई? नेहा की अनुपस्थिति ने हर दिल में बेचैनी भर दी। उसकी माँ का रो रो कर बुरा हाल था और रघुवीर अंदर से टूट चुके थे। उन्होंने खुद से कहा, क्या हमने अपनी बेटी को इतना आहत कर दिया कि उसने घर छोड़ दिया? क्या हमारे शब्द उसके लिए इतने कठोर थे कि वह यह सब सह न सकी? लेकिन किसी को नहीं पता था कि नेहा ने यह कदम क्यों उठाया। उसने अपने दिल में क्या ठान रखा था? और सबसे बड़ा सवाल यह था, क्या नेहा लौट कर आएगी? नेहा के अचानक गायब होने से परिवार की दुनिया थम सी गई थी। रघुवीर और सुशीला हर गली, हर चौखट पर अपनी बेटी को ढूंढ चुके थे। जब उनकी हर कोशिश नाकाम रही, तो आखिरकार वे थके हारे नजदीकी पुलिस स्टेशन पहुंचे और नेहा की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस तुरंत हरकत में आई। नेहा का मामला अब एक अनजान चुनौती बन गया था। सबसे पहले उन लड़कों से पूछताछ की गई जिनके साथ नेहा खेला करती थी। पुलिस एक एक करके हर घर गई, हर लड़के से सवाल किए, लेकिन कोई भी ठोस जानकारी नहीं मिली।
हर उत्तर एक बंद दरवाजे जैसा महसूस हुआ। अब पुलिस ने नेहा की कॉल डिटेल निकालनी शुरू की। घंटों तक डेटा खंगाला गया, लेकिन वहां भी कोई सुराग नहीं मिला। ये केस हर गुजरते पल के साथ और जटिल होता जा रहा था। नेहा के माता पिता का रो रो कर बुरा हाल था। सुशीला का चेहरा हर बीते दिन के साथ बुझता जा रहा था। उनकी आंखों से आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। रघुवीर अंदर से टूट चुके थे, लेकिन अपने परिवार को संभालने की कोशिश कर रहे थे। हर रात उनके मन में यही सवाल गूंजता, नेहा कहाँ होगी? क्या वह ठीक होगी? क्या हमने ही उसे इतना आहत कर दिया कि वह हमें छोड़कर चली गई? 1 हफ्ता गुजर गया। पुलिस पूरी ताकत के साथ नेहा की तलाश में जुटी रही, लेकिन हर दिशा में सन्नाटा ही था। उसके माता पिता की उम्मीदें अब धीमी पड़ने लगी थीं। आखिरकार जब वे दोबारा पुलिस स्टेशन पहुंचे तो वहां के दारोगा ने कहा, जब आपकी बेटी का कोई सुराग मिलेगा तो हम आपको तुरंत सूचित करेंगे। ये शब्द सुनकर भी उनका दर्द कम नहीं हुआ। नेहा का घर लौटने का इंतजार करते हुए 1 और महीना बीत गया। हर गुजरते दिन के साथ उनका दुख गहराता गया। रघुवीर रातों को जागते हुए अपनी बेटी की तस्वीर देखते और सोचते, क्या हमसे कोई गलती हो गई? क्या हमने कभी उसकी बातों को समझने की कोशिश नहीं की? सुशीला के लिए हर सुबह एक नई तकलीफ बन चुकी थी। वह दरवाजे पर बैठी रहती, हर गुजरते इंसान की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखती, जैसे वह कोई खबर लेकर आएगा, लेकिन कोई नहीं आता। इस पूरे समय पुलिस की टीमें हर दिशा में नेहा की तलाश कर रही थीं। गांव और उसके आसपास के इलाकों को खंगाला जा चुका था, लेकिन नेहा का कोई सुराग नहीं मिला। माहौल अब केवल डर और दुख से भरा हुआ था। नेहा की अनुपस्थिति ने घर और गांव दोनों पर एक स्याह छाया डाल दी थी। हर किसी के मन में यही सवाल था, आखिर नेहा कहाँ चली गई और क्या वह कभी वापस आएगी? नेहा के माता पिता की उम्मीद धीरे धीरे मुरझा रही थी। हर दिन उनके दिल में एक नया घाव होता और वे बस एक चुप्पी में जीने लगे थे। रघुवीर और सुशीला हर दिन अपनी बेटी की यादों में खो जाते। एक बार फिर वे पुलिस स्टेशन पहुंचे, लेकिन उनकी उम्मीदें बहुत कम हो चुकी थीं। दारोगा साहब, रघुवीर ने गहरी निराशा के साथ पूछा, क्या हमारी बेटी का कोई सुराग मिला? दारोगा साहब ने धीरे से सिर हिलाया। मुझे अफसोस है, लेकिन आपकी बेटी का कुछ भी पता नहीं चला। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। दिन धीरे धीरे महीने और फिर महीने सालों में बदल गए। 6 महीने का वक्त बीत गया। एक दिन फिर से रघुवीर और सुशीला पुलिस स्टेशन गए, जहां उन्होंने उम्मीद के साथ दारोगा साहब से पूछा, क्या अब तक हमारी बेटी का कोई पता चला है? दारोगा साहब की आवाज में एक ठंडापन था। आपकी बेटी का केस अब हम बंद कर चुके हैं। फाइल को बंद कर दिया गया है। रघुवीर और सुशीला की आंखों में आंसू थे, लेकिन उनके पास और कोई जवाब नहीं था। वे चुपचाप स्टेशन से बाहर आ गए, मानो उनकी दुनिया पूरी तरह से थम सी गई थी। उन्होंने सोचा, क्या अब हमें इसे भूल जाना चाहिए? घर लौटते हुए उनके कदम भारी थे। 1 साल गुजर गया और नेहा की यादें धीरे धीरे एक दर्द बनकर उनके दिल में बस गई थीं। लेकिन यह क्या? एक दिन एक चमत्कार हुआ। रघुवीर और सुशीला घर के आंगन में खड़े थे, जब उनकी नजरें अचानक दरवाजे पर पड़ीं। उनका दिल धड़कने लगा जब उन्होंने देखा एक लड़की, जिसे वे पहचानते थे, अचानक उनके सामने खड़ी थी। उनकी बेटी नेहा, जो 1 साल से खो गई थी, अब उनके सामने खड़ी थी। नेहा के हाथ में 1 महीने का बच्चा था और उसके पास एक लड़का भी खड़ा था। यह दृश्य उनके दिलों में एक तूफान सा लाया। सुशीला के होंठ कांपने लगे। वह दौड़ी और नेहा को अपनी बाहों में भर लिया, लेकिन फिर उसकी आंखों में सवाल था, बेटा, ये सब क्या हो रहा है? नेहा की आंखों में एक दर्द और गम था, जैसे वह किसी गहरी जिंदगी की सच्चाइयों से जूझ रही हो। उसने धीरे से अपनी माँ की ओर देखा और कहा, माँ, मैं वो नहीं कर पाई जो आप चाहते थे। उसकी आवाज में ऐसी टूटन थी जिसे सुनकर सुशीला का दिल और भी ज्यादा टूट गया। वह नेहा को समझने की कोशिश करती है, लेकिन वह भी यह समझ नहीं पा रही थी कि उसकी बेटी ने ऐसा कदम क्यों उठाया। नेहा चुपचाप खड़ी रही, अपनी दुनिया में खोई हुई। वह इस वक्त तक नहीं समझ पाई थी कि जिस रास्ते पर वह चली थी, वह उसकी पहचान और आत्मसम्मान को किस हद तक बदल चुका था। नेहा अपनी माँ के पास खड़ी थी। उसकी आंखों में गहरी उदासी थी, जैसे उसके दिल के कई राज अब सामने आने वाले हों।
उसने धीमे से कहा, माँ, पापा ने एक बार मुझे कहा था कि मैं लड़की नहीं हूँ। उन्होंने कहा था कि मैं तो किन्नर हूँ और इसीलिए मैं लड़कों के साथ रहती हूँ, लड़कों जैसे कपड़े पहनती हूँ। वह शब्द मेरे दिल में गहरे उतर गए थे। नेहा की आवाज में दर्द था, लेकिन साथ ही एक ठान लिया हुआ जज्बा भी। मैंने यह साबित करने के लिए यह कदम उठाया कि मैं एक लड़की हूँ और मुझे किसी के समझाने की जरूरत नहीं है। उसकी माँ की आंखों में आश्चर्य और गुस्सा था, लेकिन वह चुप थी। नेहा ने जारी रखा, यह बच्चा मेरा है और यह लड़का, ये मेरा पति है। मैंने उससे कोर्ट मैरिज की है। उसकी माँ ने देखा, यह सच था। उसने बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया और उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इन आंसुओं में अब सच्चाई और प्यार था। बेटा, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, माँ ने धीरे से कहा। तुमने जो भी किया वह तुम्हारा अधिकार था, लेकिन मुझे यह सोचने का मौका दो, तुम दोनों को हम अपना लेंगे। नेहा ने अपनी माँ के शब्दों को सुना और उसकी आंखों में एक सुकून आ गया। वह बहुत समय से यही सुनना चाहती थी, लेकिन यह सुनकर उसकी पूरी दुनिया बदल गई थी। उसने एक गहरी सांस ली और अपनी माँ के पास बैठ गई। नेहा के पिता की आंखों में अब आंसू थे। वह अपने ही की पर पछता रहे थे। वह अपनी बेटी के पास आकर खड़े हो गए और उनकी आवाज कांप रही थी। बेटा, मुझे माफ कर दो। मैंने बिना वजह तुम्हारे ऊपर शक किया। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे साथ ऐसा करना नहीं चाहिए था। नेहा ने एक पल के लिए अपने पिता की ओर देखा और फिर उसकी आंखों में समझ और ममता का एक अदृश्य बंधन बन गया। पापा, मुझे अब भी आप पर यकीन है। आप मेरी दुनिया हो और मैं हमेशा आपकी बेटी रहूंगी। हम सब एक साथ हैं, यही काफी है, उसकी माँ ने कहा और नेहा को अपने गले से लगा लिया। लेकिन इस घटना के बाद एक सवाल अब भी बाकी था। क्या यह समाज कभी अपने बच्चों को बिना किसी दबाव या शक के देख पाएगा? क्या हम कभी उन शब्दों के असर को समझ पाएंगे जो हम अपने बच्चों पर बिना सोच समझ के कहते हैं? इस कहानी का उद्देश्य यही है कि कभी भी किसी के प्रति शक और अनावश्यक दबाव न डालें, क्योंकि आप नहीं जानते कि आपकी एक छोटी सी बात किसी के दिल में क्या असर डाल सकती है और वह क्या कदम उठा सकता है जो आपके लिए शायद समझ में ना आए, लेकिन उसकी जिंदगी के लिए अहम हो। यह कहानी हमें कई महत्वपूर्ण बातें सिखाती है जो हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकती हैं। इन सिक्खों को संक्षेप में इस प्रकार समझा जा सकता है, अपनी पहचान को स्वीकारें। कहानी यह बताती है कि हर व्यक्ति की अपनी एक अलग पहचान होती है, जिसे हमें समझने और स्वीकारने की आवश्यकता है। नेहा ने अपनी पहचान के साथ संघर्ष किया, लेकिन जब उसने खुद को स्वीकार किया तो उसकी जिंदगी में शांति और समझ आई। हमें अपनी असलियत को समझने और उसे स्वीकारने का साहस रखना चाहिए। समाज के दबाव से ऊपर उठें। समाज के बनाए गए नियम और धारणाओं से परे जाकर हमें खुद की शर्तों पर जीने का हक है। किसी को भी यह अधिकार नहीं है कि वह हमें हमारी पहचान और जीवन के तरीके को लेकर जज करे। हमें खुद पर यकीन रखना चाहिए और अपनी राह खुद चुननी चाहिए। परिवार का समर्थन और प्यार। इस कहानी में परिवार का प्यार और समर्थन सबसे महत्वपूर्ण था। जब नेहा के माता पिता ने अपनी बेटी को बिना शर्त स्वीकार किया तो वह अपनी जिंदगी को सही दिशा में आगे बढ़ा पाई। यह हमें यह सिखाता है कि परिवार की समझ और सहानुभूति जीवन के कठिन समय में सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। माफी और समझ की अहमियत। नेहा के पिता ने अपनी बेटी से माफी मांगी और अपनी गलतियों को स्वीकार किया। यह दिखाता है कि माफी मांगना और अपने कार्यों के लिए जिम्मेदारी लेना किसी भी रिश्ते को मजबूत बनाता है। हमें अपनी गलतियों को स्वीकार करके माफी मांगने का साहस रखना चाहिए ताकि रिश्ते में विश्वास और समझ बनी रहे। शब्दों की ताकत। कहानी में यह भी सिखाया गया है कि हमारे शब्दों का दूसरों पर गहरा असर हो सकता है। हमें कभी भी किसी को नीचा दिखाने या बिना सोच समझे कोई बात नहीं करनी चाहिए। शब्दों का चुनाव हमेशा समझदारी से करना चाहिए, क्योंकि वे किसी की आत्मा को छू सकते हैं या उसे चोट पहुंचा सकते हैं। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें अपने बच्चों, परिवार और समाज के लोगों को बिना किसी पूर्वाग्रह के समझना चाहिए। उनकी पहचान और निर्णयों को सम्मान देना चाहिए, क्योंकि हम कभी नहीं जान सकते कि हमारी एक छोटी सी बात किसी के जीवन को कैसे प्रभावित कर सकती है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले कहानी में, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।